ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत। मैं वनिता वंजारी, विषय साधन व्यक्ति, ठाणे महानगरपालिका। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आपने पढ़ा, ये देखो ये सुविचार मैंने लिखा हुआ है। तो हमें हर वक्त कोशिश करनी ही चाहिए, मंजिल मिले या ना मिले। आप लोग देख रहे होंगे कि आज मेरा घटक भी यहाँ पे है, उपयोजित लेखन, निबंध लेखन। तो उपयोजित लेखन का ये जो क्वेश्चंस रहता है 8वीं से आप देख रहे होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, निबंध लिखना है ना मेरे को, मैं सबसे लास्ट में लिख लूँगा, निबंध में क्या इतना इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होने वाला है। लेकिन ये जो उपयोजित लेखन, ये जो पार्ट्स आप लोगों को मिलता है, इसी पे सबसे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गद्य और पद्य ये दोनों ही पढ़ते, लेकिन जो व्याकरण रहता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ये जो निबंध है, ये निबंध कैसे लिखा जाता है। तो देखते हैं हम लोग, निबंध किसे कहते हैं। निबंध जो यह शब्द है, यह दो शब्दों से मिला हुआ है, एक है नि और एक है बंध। इन दोनों के मेल से जो बना है उसे कहते हैं निबंध। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित, बंध, बंध यानी बंधा हुआ। जो हमारा बंधा हुआ रहता है ना, उसे क्या कहते हैं हम, बंधा हुआ। हम क्या करते हैं, हर बार आप देखते हैं, जो आपको गद्य पद्य में, जो किताबों में छोटी छोटी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, जो कहावतें पढ़ने को मिलती हैं, और उसके साथ ही अगर आप कादम्बरी या बड़े बुक्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी क्या कहा जाता है, वो एक दो ऐसे सब इकट्ठा करके वो किताब बनती है। लेकिन इन सबको, ये जो वाक्य रहते हैं, इन सबको इकट्ठा करके क्या होता है, निबंध तैयार होता है। तो निबंध की परिभाषा हमने देखी, अभी आगे देखते हैं यह निबंध क्या, कैसे लिखा जाता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इस निबंध के 4 प्रकार रहते हैं। कितने प्रकार रहते हैं निबंध के? 4 प्रकार। तो हम प्रकार देखेंगे यहाँ पे, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। आपने देखा वर्णनात्मक क्या रहता है, विवरणात्मक क्या रहता है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अभी तक बच्चों आप लोगों ने 5वीं से 8वीं तक छोटे छोटे निबंध लिखे होंगे। जैसे कि टीचर्स ने आपको 3 वाक्य दिए होंगे या 3 शब्द दिए होंगे, माँ, स्कूल और घर, और इस पे आपको लिखने के लिए बोला होगा। तो आपने क्या लिखा होगा, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ सुबह उठ के मेरे लिए टिफिन बनाती है, मेरी माँ मुझे तैयार करती है, मेरी माँ मुझे रोज स्कूल छोड़ती है, मेरी माँ स्कूल जाने के बाद वहाँ पे मेरे लिए रुकती है, मेरी स्कूल बहुत अच्छी है। ये क्या हो गए, आपने क्या किए, वो 3 वर्ड्स जो आपको दिए थे उसी से आपने क्या किया, यहाँ पे पूरा लिख डाला कि कौन कौन से वाक्य रहते, और इसी वाक्य को बढ़ाते बढ़ाते हम कहा जाते हैं, निबंध के यहाँ जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये निबंधों के 4 प्रकार में क्या क्या होता है। आगे देखते हैं वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं। इन निबंधों में से किसी मेले त्योहार या किसी एक आध घटना का वर्णन किया जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वर्णनात्मक निबंध। जो एक घटना रहती है, एक त्योहार रहता है, उसी का क्या करते हैं आप, वर्णन करते, वैसे के वैसे वो पूरा लिख डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध कौन कौन से रहते हैं, होली, दशहरा, जो त्योहार के लिखते, कोई कोई लिखता है मेरे को होली पसंद है, कोई लिखता है दशहरा पसंद है, किसी को दिवाली पसंद है। तो फिर वो तो सब लोग मनाते हैं, फिर दिवाली में क्या क्या करते हैं, मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो दूसरे का अलग रहेगा। तो इसी का यह जो आपका ओपिनियन है, यह जानने के लिए वर्णनात्मक निबंध रहते हैं। उसके बाद में आता है विवरणात्मक निबंध। विवरण किसी बात का रहता है ना, हमें विवरण देना पड़ता है। अभी जैसे कि ताजमहल, ताजमहल हम लोगों ने पढ़ा है, किताब में देखा है, टीवी में देखा है, लेकिन ताजमहल क्या है, एक ऐसी चीज है या एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सबको पता है।
तो फिर उस ताजमहल का हमें क्या करना है, विवरण करना है। किसी स्थान, स्मारक आदि का उसमें विवरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हाँ, कि उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। उसके बाद में हवा महल रहता है वो, और दिल्ली का लाल किला है। मुंबई मुंबई का भी हमारा आ सकता है, मुंबई का हमारा गेटवे ऑफ इंडिया आ सकता है। उसका हम क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर विवरण करने वाले हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं विवरणात्मक निबंध। उसके बाद में आता है भावात्मक निबंध। इसमें क्या रहता है, भावों का प्रधान रहता है, भावों की प्रधानता रहती है। निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी, ये जो सब रहते हैं, मेरा प्रिय ऋतु, वर्षा ऋतु, ऐसे जो सब बताए जाते हैं भाव, मेरा भाव क्या है उसके बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, भावात्मक निबंध कहते हैं। फिर बाद में आते हैं वैचारिक निबंध, विचारात्मक निबंध। आजकल हम लोग जो सब बड़े बड़े लेख पढ़ते हैं, वर्तमान पत्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ये सब किसी का प्रयास रहता है, विचारात्मक निबंध का रहता है। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। एक आध विषय दिया हुआ रहता है, उस पे आपके विचार क्या है, मुझे मेरे देश के बारे में क्या लगता है, भ्रष्टाचार है, या और दूसरा कोई सब्जेक्ट है, उसके बारे में मेरे पर्टिकुलर मेरे विचार क्या है, उसी के बारे में उसमें बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, विचारात्मक निबंध। एक है खेलकूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व। अभी आपको पता है बच्चों, इस कोविड के सिचुएशन में अभी आपको एक ऐसा भी निबंध आएगा आगे जाके, कोविड के लाभ और कोविड के लाभ हुए और दुष्परिणाम, या कोविड एक समस्या, ऐसे अलग अलग निबंध आपको कोविड के ऊपर, कोरोना के ऊपर आने वाले हैं। तो ये भी क्या हो गया, वैचारिक निबंध हो गया, कि आपके विचार उसके बारे में क्या है। तो निबंध लेखन में हमें किस बातों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक है संकेत बिंदु के साथ रहता है, और एक रहता है संकेत बिंदु के बिना। जब आप निबंध लिखते हैं, अभी मेरे पास है निबंध प्रदूषण, और मुझे उसके बारे में लिखना है, तो कई कई बार क्या होता है, आपको किताबों में उसके संकेत बिंदु दिए जाते हैं। वो संकेत बिंदु क्या होते हैं वो तो हम देखेंगे ही बाद में। और कई बार ना क्या होता है, विज्ञान, शाप या वरदान, इतना लिखा हुआ रहता है, ये निबंध लिखो, और फिर उसके मार्क्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे, या उसके संकेत बिंदु नहीं रहते, तो तभी आपको क्या करना रहता है, वो पूरा का पूरा जो विज्ञान रहता है वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसी वक्त आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो संकेत के साथ और संकेत के बिना, ये दोनों आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें एग्जाम्पल बताया गया है। तो निबंध लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह पहले हम वह देखते हैं कि निबंध लेखन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक रहती है भूमिका, प्रस्तावना, कि हमें जो कुछ भी निबंध लिखना है उसकी प्रस्तावना क्या है। अगर विज्ञान के बारे में हम लिख रहे हैं, तो फिर विज्ञान क्या है, विज्ञान का उसकी प्रस्तावना क्या आएगी, या उसका महत्व क्या आएगा, वह लिखना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद में विज्ञान का अर्थ क्या है, यह हमें लिखना पड़ेगा। फिर महत्व लिखना पड़ेगा कि उसका महत्व क्या है। आज हम लोग सब देख रहे हैं, विज्ञान पे ही यह सब चल रहा है, तो फिर उसका महत्व भी हमें वहां पे विशद करना पड़ेगा। बाद में आता है प्रभाव, उसके ऊपर प्रभाव किन किन बातों का है। फिर उसके लाभ, उसके हानियां, जैसे कि आज हम सब लोग देख रहे हैं, ये जो इंटरनेट है, नेट है, विज्ञान का ही चमत्कार है। 21वीं सदी का यह एक चमत्कार है, जो हमें मोबाइल या नेट मिल रहा है यूज करने के लिए, लेकिन उसके लाभ भी हम देख रहे हैं और उसके हानियां भी देख रहे हैं। उसी प्रकार विज्ञान के भी हमें लिखने हैं। फिर उसी पे उपाय, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विज्ञान कहाँ तक सीमित है, तो फिर उसे वो कहाँ खत्म होने वाला है, इसी के लिए हमें उसके उपाय भी निश्चित करने रहते हैं। और फिर बाद में आता है उपसंहार। तो उपसंहार यह तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपने जो कुछ भी पूरे निबंध का लिखा है उसका उपसंहार लिखना बहुत जरूरी रहता है। अभी हम आगे देखने ही वाले हैं, तभी आपको पता चल ही जाएगा।
निबंध लेखन में हमें हमेशा देखना चाहिए, हमें 4 प्रकार के निबंध आते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताए। वर्णनात्मक रहते, विवरणात्मक रहते, भावात्मक रहते और वैचारिक रहते। लेकिन इन चारों में से कौन सा निबंध आपको आसान लग रहा है, उसी पे और किसके बारे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं, उसी के आधार पर हमें निबंध लिखना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, निबंध देखेंगे। अभी यहाँ देखो निबंध बताया है, बीजिंग ओलंपिक में भारत। तो यह निबंध कैसे लग रहा है हमें, बीजिंग के बारे में हमेशा हर सबको नहीं पता रहता है, तो ये तो मुश्किल है, फिर मैं इसको बाजू कर दूंगी। फिर बाद में आसान निबंध कौन सा लग रहा है, उससे भी ज्यादा विज्ञान शाप या अभिशाप, विज्ञान शाप या वरदान, तो मैं उसी निबंध को लिखूंगी। और सबसे आसान, अगर आपने देखा आपको होली या दिवाली ये दोनों आ गए, तो फिर आप तो सबसे लकी रहेंगे, क्योंकि होली दीपावली हम हर हमेशा हमारे घर में मनाते हैं। तो इसीलिए हमें होली दीपावली उसके बारे में लिखना बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी निबंध लेखन भूमिका के साथ में, संकेत बिंदु के साथ में किस प्रकार लिखा जाता है वह हम देखेंगे। अभी यहाँ मैंने 2 निबंध देखे, आप सबको दिख रहे होंगे। एक है विज्ञान शाप या अभिशाप और दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक दूसरा भी आ सकता है, नारी सम्मान आ सकता है, नारियों का महत्व आ सकता है। निबंध के नाम थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकते, लेकिन लिखना तो हमें रहता ही है। तो फिर पहला क्या आएगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप में। तो यहाँ पे भूमिका आएगी, विज्ञान का अर्थ आएगा, पर्टिकुलर विज्ञान का महत्व आएगा, उसके प्रभाव आएंगे कि विज्ञान के कारण ही आज हमारा पूरा जीवन बदल गया है। आप सबको तो पता है ना बच्चों कि हम लोग देख रहे थे, आज हमारा इंटरनेट, कंप्यूटर, संगणक ये जो सब आने के कारण आज हमारे काम कैसे हो गए, बहुत आसान हो गए। पहले हमें 1 महीने में सैलरी बुक तैयार करने के लिए या टीचर्स लोगों को आपका रजिस्टर मेंटेन करने के लिए महीना महीना लग जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये जो संगणक या ये जो हमारा मोबाइल है, इसी के आधार पर हमारे बहुत से काम आसान भी हो गए। तो ये क्या हो गया, इसका महत्व हो गया, उसका प्रभाव किन किन चीजों पर पड़ा है, पूरा पूरा चेंज हो गया है। हम देख रहे हैं, हम अगर बाहर भी जाते हैं तो हमें, हमारे जो छोटे से छोटे वर्कर भी रहते, उनके हाथ में मोबाइल रहता है। तो क्या रहता है मोबाइल, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे अमेरिका में रहने वाले मेरे लड़के से मैं अगर बात करने वाली हूँ, तो वो भी उसी का प्रभाव है। तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। फिर विज्ञान के लाभ कौन कौन से हैं और उसके हानियां, इतना सब होने के बाद में ये विज्ञान ने हमें कुछ हानियां भी दी है। जैसे कि मैं मोबाइल के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने से हमारे आंखों में किस प्रकार की तकलीफ होने लगती है, हमें किन किन बातों को झेलना पड़ता है, ये सब भी हमें देखना है। फिर इसके उपाय कौन से हैं और उपसंहार, यानी हमें निबंध का एंड करना रहता है, वो वहाँ पे हमें कुछ आवश्यक बातें डालनी होती है, उसके बारे में हम बात करने ही वाले। और देखो अभी दूसरा निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी शक्ति या नारी सम्मान, कौन सा भी आपको टॉपिक आ सकता है। तो उसमें क्या है, भूमिका, भूमिका तो हमें रखनी ही है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह जो जो मिशन चल रहा है हमारे भारत में, तो उसकी भूमिका क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसके बारे में भी हमें देखना ही रहता है। उसके बाद में क्या आता है, महत्व। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महत्व क्या है, यहाँ पे फिर अर्थ आया क्या, बेटी का कोई अर्थ बता सकता है क्या, नहीं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अर्थ है यह संकेत हमें हटा के फिर उसके बाद में महत्व, हम देख रहे हैं बेटियों का महत्व हमारे जीवन में कितना बढ़ रहा है, इसी प्रकार से हमें वह भी वहां पे लाना होगा। फिर प्रभाव, ये जो मिशन है इसके प्रभाव से कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आप सबको पता होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि यह जो उपक्रम लाया, यह जो मिशन लाया उन्होंने, तो उसके साथ में ही उन्होंने सुकन्या योजना बनाई। क्यों बनाई, कि बेटियों का महत्व बढ़ना चाहिए, इसलिए
तो यह और अलग अलग उपक्रम उन्होंने या प्रोग्राम उन्होंने रखे, तो उसी के आधार पर वो भी हमें बताना पड़ेगा। फिर लाभ, इसके लाभ हमें तो, हम सबको तो पता है कि बेटियां होना कितना जरूरी है, हम सब अभी देख रहे हैं। तो फिर इन सब के इस उपक्रम से जो हमारे गांव के लोग थे या जिनको बेटियों का महत्व पता नहीं था, उनको क्या क्या लाभ हुआ है यह मिशन लाने के बाद, उसके बारे में हमें बात करनी है। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, उपसंहार, यानी इसका सबका फलित क्या हो सकता है, आपकी राय क्या है, यह हमें निबंध में बताना होता है। तो इसके बाद में देखते हैं, निबंध लिखते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा निबंध कितना बड़ा हो सकता है। अगर आप 5वीं 6वीं 7वीं तक देखा होगा आपने, आपको सिर्फ 10 लाइन में निबंध लिखने का टीचर बोलती थी, तो वो छोटा सा था। मैंने जैसे आपको बताया 3 वर्ड्स पे अभी हम 10 वाक्य बना लेते थे, वो लिखते थे, वो मेरी माँ, मेरी पाठशाला, ये छोटे छोटे निबंध, और उसका हमें शॉर्ट में लिखना पड़ता था। लेकिन अभी आपको 8वीं 9वीं और 10वीं में आपको लेंथ उसकी बढ़ानी रहती है, तो लेंथ का विचार करना बहुत जरूरी होता है निबंध लिखते समय। तो यह कौन कौन से आता है इसमें, देखो निबंध लेखन में 10 अंक, 10 अंक का भी प्रश्न रहता है। तो वहां हमें क्या करना पड़ेगा, 300 या 350 शब्द में वह निबंध लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मार्क्स के हिसाब से क्या करने वाले हैं, हमारे निबंध लिखने वाले हैं। अगर हमें 5 अंक का ही लिया और वहां पे हमने 350 शब्द लिखे, तो वो चलने वाला है क्या, नहीं। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि 300 या 350 शब्द यानी कितने, जो आपको पेपर आता है, जो आपका फुल स्केप का जो रहता है नोटबुक, उसका जो पेज रहता है, वह पूरा एक पीछे वाला एक आगे वाला, ऐसे ऐसे पूरा पीछे वाला और आगे वाला पकड़ के एक पेज, और फिर पीछे वाला और आगे वाला पकड़ के दूसरा पेज, ऐसे पूरे 2 पेज भर के, यानी हमने अगर सोचा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे जो रहता है ना, एक आगे का और एक पीछे का, ऐसे 4 पान भर के हमें क्या करना पड़ता है, हमारा निबंध लिखना पड़ता है, अगर वह 10 अंकों के लिए रहा तो। और फिर बाद में है 7 अंक। 7 अंकों के लिए अगर आपको निबंध आता है तो क्या करेंगे, हम जो लास्ट वाला पेज है वह हम कट कर देंगे। तो फिर वही पेज हमें 3 पेज में, यानी अपने जो नोटबुक है उसके 3 पेज में हमें वह निबंध कवर करना पड़ेगा। फिर 5 अंक, तो फिर क्या करेंगे, हम 2 पेज में ही हमारा निबंध हम खत्म करने वाले हैं। तो इसी के हिसाब से आप कभी भी अगर निबंध लिखने जाओगे, तो आपको कितने अंकों के लिए निबंध पूछा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है निबंध के लिए अंक विभाजन। कैसे कैसे आते हैं, देखो जो मैंने आपको प्रारंभ, महत्व, प्रभाव ये सब बताया, तो उसके लिए भी अंकों का विभाजन किया जाता है। अभी तो मुझे लगता है 10वीं में शायद 7 अंक का ही निबंध रहता है, या फिर उससे हटाया हो तो 5 अंक का, तो उसी को भी मार्क्स दिए गए जाते। अगर हम प्रारंभ अच्छे से लिखते हैं तो उसको 1 मार्क रहता है। विषय प्रतिपादन हम अच्छे से करते हैं तो उसके लिए 4 अंक हमें रहते हैं। विषय प्रतिपादन यानी जो पूरा निबंध रहता है ना, उसी का सार उसमें रहता है, इसीलिए उसे हम विषय प्रतिपादन कहते हैं। तो हम आगे देखने ही वाले हैं एक निबंध लिख के। फिर उसके बाद में आता है भाषा की शुद्धता। अगर हमें निबंध लिखते वक्त इस बात पे ध्यान देना ही चाहिए कि भाषा की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अगर हमारी भाषा शुद्ध नहीं रहेगी, अगर हमने ठीक तरह से विराम चिन्हों का यूज नहीं किया, तो हमारा निबंध में क्या होते हैं, हमें अंक कम मिलते हैं। और निबंध की समाप्ति, इसमें क्या क्या करने वाले हैं वह भी हम आगे देखते हैं। अभी निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। निबंध तो हम सब लिखते हैं, किसी को भी निबंध लिखने के लिए बोलो, वो तो बोलता है मेरे को आता है, लेकिन यह इतनी सीधी कला नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा सृजनात्मक विकास रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सोच सके। अगर एक आध शब्द हमें मिला तो हम उस पर ज्यादा से ज्यादा बात कर सके। और यह जो है, यह प्रश्न
प्रश्न पत्रिका में आपको तो 10वीं 12वीं तक ये हमारे साथ ही रहता है। आज हम जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, कादम्बरी पढ़ते हैं, ये सब क्या रहती है, निबंध की ही परिणति रहती है कि वह लिखते लिखते फिर हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, एक किताब खुद की लिखेंगे। जो हम हमारे में हम देखते हैं ना लेखक, और ये जो पिक्चर बनाते हैं उनके जो डायरेक्टर वगैरह, यह किसके कारण सीखे हुए रहते हैं, निबंध के कारण। तो यह हमारे लिए बहुत अनिवार्य रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, निबंध के विषय पर सोच करके उसकी हमें रूपरेखा बनानी पड़ती है कि अगर हमें विज्ञान शाप या अभिशाप दिया है तो उसके ऊपर हम क्या सोचने वाले हैं, उसी पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते। फिर बाद में है निबंध की शुरुआत हमें करनी रहती है। वह कैसे करते हैं, आकर्षक और स्वाभाविक, यानी कुछ तो कुछ वहां पे स्लोगन डाल सकते हैं, सुविचार डाल सकते हैं और उसकी शुरुआत हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर निबंध के मध्य में जो हमने देखा, निबंध का महत्व और निबंध का प्रभाव, उसमें क्या आता है, विषय प्रतिपादन। तो वहां पे हमें पूरे निबंध में कैसे क्या क्या करना है वह सब हमें लिखना रहता है। फिर बाद में निबंध के विचार कैसे होने चाहिए, बहुत पॉजिटिवली होने चाहिए, सकारात्मक। अगर हम निबंध लिख रहे हैं विज्ञान शाप या अभिशाप, तो हमने अगर वहां पे सब निगेटिव बातें डाली कि आज विज्ञान के कारण ऐसे हो रहा है, विज्ञान के कारण वैसे हो रहा है, तो फिर वह निबंध आपका अच्छा नहीं कहलाता। उसमें हमें अच्छे से प्रभावशाली बातें डालनी होगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं मिशन मंगल हमारा सक्सेस हो गया, उसी के आधार पर एक फिल्म भी आई थी। तो कैसे मिशन मंगल सक्सेस हुआ विज्ञान के साथ, उसका हमें यहाँ पे विवरण करना चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे, अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से कैसे होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। निबंध के बीच बीच में हमें मुहावरे, कविता या कहावतें डालनी चाहिए। और निबंध का अंत जो रहता है ना, वह बहुत ही आकर्षक, भावपूर्ण और अर्थपूर्ण होना चाहिए। नहीं तो हमें लिखने के लिए बोला है और हम कैसे भी लिखेंगे वह नहीं चलता, कि उसका जो अंत रहता है वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। और कौन कौन सी बातें हम देखते हैं, निबंध के लिए एक अच्छी भूमिका बनाना भी बहुत अच्छा रहता है। और हर एक जो अनुच्छेद रहता है ना, एक बिंदु को, एक संकेत बिंदु को हम एक अनुच्छेद में लिख सकते, एक प्यारा तैयार कर सकते और उसके अनुरूप हम लिख सकते हैं। निबंध हमें लिखने के लिए बोल दिया है तो हम बहुत सारा, मेरे को बहुत आता है, मेरे को मेरी पाठशाला में के बारे में बहुत पता है, इसीलिए मैं लिखते जाऊंगी लिखते जाऊंगी लिखते जाऊंगी। तो क्या होने वाला है, तो वह निबंध बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा छोटा भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं, अंक के हिसाब से निबंध लिखना है। फिर उसके बाद में आता है प्रभावशाली बनाना है। निबंध हमें लिखने के लिए अगर हमें 7 के 7 ही अंक चाहिए या हमारा निबंध 10 लोग पढ़ सके ऐसे लग रहा हो, तो उसके लिए हमें प्रभावशाली निबंध लिखना बहुत जरूरी रहता है। विराम चिन्हों की तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगने वाला है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, उद्गारवाचक कहाँ आने वाले हैं, स्वल्प विराम कहाँ आने वाला है, अवतरण चिन्ह कहाँ आने वाला है, यह सब ध्यान हमें देना चाहिए। अगर किसी एक विषय पर क्रम से अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी हमने देखा निबंध में भूमिका का महत्व, मध्य भाग का महत्व और अंत का महत्व, यह कितना जरूरी होता है। और इसी के आधार पर हमें क्या करना पड़ता है, एक निबंध तैयार करना पड़ता है। आज मैं आपको एक निबंध लिख के यहाँ बताने वाली हूँ, कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे निबंध कर सकते हैं करके। तो इसके बाद में हम वो निबंध देखेंगे कि हमें यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कौन सा निबंध हम लिखने वाले हैं, समय का सदुपयोग। आप सबको पता है बच्चों इसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइंड मैप किया है। इसे हम क्या कहते हैं, मन का नक्शा। अगर मेरे को कौन सा भी विषय आ गया
और मुझे उसी पे कुछ सोच के लिखना है। तो पहले मैं क्या करने वाली हूँ, ये मेरे मन के नक्शे को तैयार करने वाली हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे को निबंध लिखना है, समय का सदुपयोग। कौन सा निबंध लिखने वाले हैं आज हम? समय का सदुपयोग। तो इसके लिए मुझे मन का नक्शा करना है। अगर इसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई करने जाएंगे ना बच्चों, तो हमें परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। और इस हिसाब से अगर हमने सोचने के लिए कौन सा भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना हो और उसके बाद में भी अगर आपको वो क्वेश्चन पता हो, तो उसके लिए हम मन का नक्शा तैयार कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? मन का नक्शा। तो इसी के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे निबंध लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे भूमिका क्या है? पहला, सबसे पहला संकेत बिंदु क्या आएगा यहाँ पे? भूमिका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या आने वाली है हमारी भूमिका, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं प्रस्तावना। आप सबको तो पता है समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर ने भी हमें बताया है कि समय कितना महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने लास्ट में बोला था शेक्सपियर ने कि मैंने समय को बर्बाद कर दिया है, अब समय मुझे क्या करने वाला है, मुझे बर्बाद कर रहा है। इस कथन से हमें स्पष्ट होता है कि संसार में क्या है, कि समय यह जो है यह अमूल्य वस्तु है। जो समय को व्यर्थ गवाता है वह स्वयं क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, प्रस्तावना में क्या डालना है, शेक्सपियर का आप सबको ध्यान में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कि शेक्सपियर ने क्या बोला है और समय के बारे में क्या क्या बताया है। तो यहाँ प्रस्तावना हमने डाल दी। तो मैंने भूमिका में क्या किया, समय का महत्व, यहाँ पे यानी समय का अर्थ और महत्व, ये दोनों मैंने क्या किया, इस पॉइंट में डाल दिए हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा महत्व। समय, शेक्सपियर के वाक्य को हमने क्या किया है, यहाँ पे भूमिका और प्रस्तावना में डाल दी। और उसके बाद में उसका क्या रहता है, समय का महत्व के बारे में भी मुझे चर्चा करनी पड़ेगी ना, कि महत्व किसे कहते हैं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन क्या रहता है, समय अपने अपने गति से ही बढ़ता जा रहा है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन ईश्वर एक बार ही हम सबको क्या देता है, समय देता है, और दूसरा क्षण देने से पहले उस क्षण को छीन लेता है। अभी मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे को यही एक क्षण मिला है, यही मेरे को 30 मिनट्स मिले, उसी में मैं आपको बताने वाली हूँ निबंध कैसे और क्या क्या करके लिखा जाता है। अगर ये मिनट मैंने गंवा दिए और मैंने बाद में जाके सोचा अरे मेरे को तो ये बोलना था, मेरे को वो बोलना था, वो होने वाला है क्या? नहीं। तब तक जो है आप मेरा वीडियो आपके यहाँ देख रहे होंगे। तो समय, समय एक बार, भगवान हमें एक ही बार क्षण देता है। हर एक क्षण हमें भगवान एक ही बार देता है, वह दूसरी बार देता है क्या? नहीं। इसीलिए समय का महत्व यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बारे में यहाँ हमें लिखना रहता है। और फिर उसके बाद में हमें क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ समय हमारा क्या है, हमारे लिए समय धन से भी कम नहीं है। क्या है? धन से भी कम नहीं है। एक यहाँ पे इसी के आधार पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, कि ऐसे 4 दोस्त थे, चारों दोस्त मस्त से रोज गप्पे शप्पे करते थे, शाम में बैठते थे। तो एक दोस्त ने सोचा कि चलो इन सबको ना मैं समय का महत्व बताता हूँ कि समय क्या रहता है। तो उसने कहा कि मैं तुम सबको ना आज 50-50 हजार देने वाला हूँ। तो वो बोलने लगे अरे बाप रे, इतने सारे पैसे तू हमको क्यों दे रहा है? तो बोले ये 50 मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे समझो, और इससे ना क्या क्या लेना है ना, आज के आज 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, उसी में आपको क्या करना है, ये जो पैसे है ना ये खत्म करने खर्च करके। तो वो सोचने लगे, सोचने लगे।
कि 50,000 में मेरे को क्या लेना है। पहले पहले तो उनको क्या लगा कि जो महत्व की है, मुझे जो लगने वाली महत्व की चीज है वही मैं मंगवाऊंगा, ऐसे करके उन्होंने बता दिया। फिर दूसरे बार वो फिर से बोला कि ये लो, मैं और 50-50 आपको दे रहा हूँ, अभी इसका आप क्या क्या खर्च करेंगे। फिर वो सोचने लगे, अरे बाप रे, ये और अभी के अभी खर्च करने हैं। फिर वो बच्चे फिर से सोचने लगे, अरे ये 50,000 का मैं क्या करने वाला हूँ। बहुत सारा विचार करने के बाद उन्हें कुछ तो और एक दो चीजें मिली कि ये चीज मुझे लेनी चाहिए। और फिर उसने और बोला कि अभी लास्ट में मैं ये 50-50 हजार तुम लोग को दे रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर तुम्हें खर्च करने चाहिए। फिर ये दोनों चिढ़ गए, तीनों तीनों दोस्त चिढ़ गए और बोलने लगे, अरे तू समझ क्या रहा है, तू पैसे देते जा रहा है, बोल ही रहा है, और उसके लिए इतना सोचने के लिए बोल रहा है, और ये पैसों का हमें सोचने के लिए कितना समय लग रहा है। फिर उसने बताया कि अभी आपको पता चला कि समय हमारे लिए कितना अमूल्य है। तो यह ऐसे कुछ पंक्तियां या ऐसी कुछ कहानी हम समय के बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, समय हमारे लिए धन से भी क्या है, कीमती है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा नक्शा कर रही हूं मैं। और फिर उसके बाद में वहां पे हम क्या एक आध दोहा वगैरह भी ले सकते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम हमेशा बोलते हैं ना कि अरे समय का कितना महत्व है, समय इतना महत्व रहता है, हम हमेशा कहते रहते, अरे मेरे को ना ये काम करने के लिए ना टाइम ही नहीं मिला। अरे मुझे ना हम फोन पे देखो, हमारी मम्मी पापा या हम भी दोस्त से बात करते वक्त, अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है तेरे बात करने के लिए। हमेशा हर कोई ना कोई क्या करता रहता है कि समय के बारे में, मेरे पास समय ही नहीं है। हमारे पास ना सोने के लिए समय रहता है ठीक से, ना खाने के लिए रहता है, ना हमारे पास पढ़ने के लिए रहता है, ना हमेशा हमारे पास खेलने के लिए समय रहता है। तो हमारा समय कहाँ जाता है, क्योंकि वो एक बार अगर समय मिल गया या चला गया तो वो दूसरी बार नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, समय का महत्व, या फिर समय के महत्व के बारे में हमें क्या क्या और बता सकते हैं। या उसका यहाँ पे देखो, हम जब 1 मिनट में अगर किसी यहाँ हमें जाने के लिए देर हो जाए या हमारी गाड़ी छूट जाए, तो हमें क्या हो जाता है, समय का जो रहता है ना, वह महत्व हमें पता चलता है। यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा महत्व के बारे में बताना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करने वाली हूँ कि कौन सा महत्व बताने वाली हूं मैं, कि मुझे यहाँ पे 1 मिनट का महत्व बताना है समय का। 1 मिनट का महत्व आपको पता है सबको कि एक एक मिनट का महत्व कितना महत्वपूर्ण रहता है। अगर 1 वर्ष, अगर एक आध बच्चा फेल हो जाए 10वीं में, तो उसे पता होता है कि 1 साल का महत्व क्या रहता है, क्योंकि वो हर दिन वह पछताता रहता है कि 1 साल मेरा गया है। फिर 1 महीने का महत्व, फिर 1 हफ्ते का महत्व, फिर बाद में 1 दिन का महत्व, और फिर बाद में एक 1 घंटे का महत्व, और फिर उसके बाद में 1 मिनट का महत्व। 1 मिनट का महत्व हम उस आदमी से पूछे कि उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। या फिर 1 सेकंड का महत्व, जो बोलता है कि अरे हम उस दिन घाट पे से जा रहे थे, और 1 सेकंड अगर मेरा इधर का इधर हो जाता तो मेरी गाड़ी कहाँ खाई में जाने वाली थी। ऐसे वह बोलता है ना, तभी हमें पता चलता है 1 सेकंड का महत्व। और 1 मिली सेकंड जो रहता है ना, उसका महत्व हमें किससे पूछना चाहिए, जो ओलंपिक खेल में एक लास्ट 1 मिली सेकंड के लिए जिनका स्वर्ण पदक रह जाता है ना, उनसे पूछिए कि इसका 1 मिली सेकंड का महत्व क्या रहता है। ऐसे हमें बताना है। और फिर उसके बाद में गांधी जी क्या कहते हैं समय के बारे में, उनके बारे, गांधी जी के क्या विचार थे, या फिर और कौन महापुरुष थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, तो उन्होंने समय के लिए क्या कहा था। वो तो दिन रात 24 घंटे में से
3 घंटे ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर क्या करते थे, नींद लिया करते थे, यानी इतने घंटे वह काम करते थे। आज भी हम बोलते हैं ना कि समय समय समय, अरे लेकिन हमारे जो पंत प्रधान है मोदी जी, उनके पास भी 24 घंटों का ही समय रहता है एक दिन का, और हमारे पास भी 24 घंटों का समय रहता है। तो फिर उसमें वह कितने काम कर जाते हैं और हम सिर्फ वही बोलते रहते कि हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए समय का नियोजन करना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समय का नियोजन। तो इस तरह हमें क्या करना है, हमारे निबंध के जो है यह मन का नक्शा तैयार करना पड़ता है। समय पर किया जाने वाला काम, अगर हम समय पर अपना कौन सा भी काम करते हैं, उसका नियोजन करते, तो क्या होने वाला है, हम हर काम में परफेक्ट रहने वाले हैं, प्रभावशाली रहने वाले हैं। हम स्कूल में ठीक से जा सकते हैं, हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, हम पेट भर के खाना खा सकते हैं, हमारी तबीयत अच्छी रह सकती है। यह सब जो निर्भर करता है वह समय पर। और यहाँ पे हम फिर यहाँ पे माइंड मैपिंग लेंगे, समय और उसके लाभ। समय पे अगर हमने काम किए तो उसके साथ हमारे कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, यह सब मैंने क्या किया है, मेरा मन का नक्शा किया है। और फिर इस प्रकार हमें क्या करना है, लास्ट में हमें क्या देखना है, हम समय को अगर हम निर्धारित करें तो हमारा जीवन क्या होने वाला है, सहज और सरल ढंग से जाने वाला है। इसीलिए समय का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्या करना है, यह सब निबंध लिख लेना है कि मन के नक्शे के हिसाब से अगर आप लिखने जाएंगे तो अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो, मैंने एक निबंध यहाँ पे बताया है, मेरा देश भारत, तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। बाद में मेरा विद्यालय है, यह निबंध भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मेरा विद्यालय किस प्रकार है, यह सब आपको होमवर्क में लिखना है। मैंने यहाँ सिर्फ आपको बताया है। और कौन कौन से है, साक्षरता का महत्व है, स्वस्थ भारत जो अभी मोदी जी का जो चल रहा है, पूरे भारत में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हर एक स्कूल में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, उस पर हम निबंध लिख सकते हैं। आतंकवाद है, समय का सदुपयोग तो हमने देखा, नारी शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई की समस्या, विज्ञान के हानि लाभ और प्रदूषण, यह सब निबंध हमें हमारे इसमें लिखने हैं। और यह सब निबंध लिख के आपको क्या करना है, आपके कॉपी में आप यह सब लिख लीजिए, और अपनी जो क्लास टीचर है उन सबको आपको यह सब के सब निबंध लिख के बताने हैं। धन्यवाद।